दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे और मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। 6 महीने के बाद में ये उठापटक हो जाएगी। 6 महीने के बाद 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। उससे पहले अभी 30 मार्च को मोहन भागवत के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। उसमें बहुत कुछ तय होना है। ये ऐसी मुलाकात है जो पिछले कई सालों से आपको देखने सुनने को नहीं मिली होगी। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, यानी कि संघ के साथ बैठ करके मीटिंग करके कुछ फैसलों पर निर्णय लेंगे तय होंगी, और वो भी उनके साथ जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में आप पर तंज तब किए थे जब आपने उनको अपनी जगह दिखाई थी। तो बहुत दिलचस्प चल रही है कहानी इस वक्त बीजेपी के अंदर, लेकिन ये भविष्य तय करने वाली है कई चीजों का, विपक्ष का भी, देश का भी, और बीजेपी की पार्टी का भी, और देश के प्रधानमंत्री का भी, और उसकी पार्टी के प्रेसिडेंट का भी। बहुत सारे सवाल है इस मुलाकात के साथ। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और समझेंगे कि क्या वाकई में सिर्फ प्रोपागेंडा चल रही है चीजें या फिर इसमें कुछ सच भी हो सकता है। सर, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये बात कही जा रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो अब 75 साल के हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे। हालांकि लुटियंस में कई लोगों से मुलाकात और बात होते हुए जब मेरी इस बात पर चर्चा हुई तो लोग कहते हैं कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये कौन सा शगुफा, ये आरएसएस अलग अलग तरह के शगुफे छोड़ रहा है कि भाई देखिए मोदी जी पे प्रेशर बनाया जाए। विनीता जी, मैंने बहुत दिन पहले आपकी एक चर्चा में ये कहा था कि मेरी बात नोट करके रखिएगा, योगी आदित्यनाथ कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो मटेरियल नहीं है। भारत कोई खिलौना नहीं कि किसी को पकड़ा दो वो खेलने लगे। ये खेलने की चीज नहीं। भारत एक देश है, 140-45 करोड़ लोगों का देश है, विकासशील देश है, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ देश है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था का देश है, नोट के, हमारे रुपए के बिल्कुल बुरी तरह से पाताल में चले जाने वाला देश है, चीन के 38,000 वर्ग मील जमीन कब्जा जिसके कर लेने वाला देश है ये, और न जाने कितनी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, औद्योगिकरण ठप है, किसान आंदोलनरत है, वो अलग परेशान है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पर दूरदृष्टि वाले नेताओं की आवश्यकता है। पहले ही नरेंद्र मोदी ने बंटाधार कर दिया 11 साल में, अपनी अज्ञानता, अपनी अक्षमता के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण। जितना बंटाधार उन्होंने किया है उससे कई गुना ज्यादा बंटाधार हो जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैंने बहुत दिन पहले, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि मेरी बात नोट करके रखिए, योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं मानता नहीं कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस देश का नेतृत्व करना एक बड़ा काम है, इसके लिए कोई विजनरी आदमी चाहिए। लेकिन अपना उसूल तो तोड़ ही देंगे ना, फिर वो जो रूल उन्होंने खुद बनाया खुद ही तोड़ देंगे। हाँ, रूल तोड़ने का सवाल यह है कि तमाम आरोप उनके ऊपर है। $21 मिलियन का सवाल तो खुद ट्रंप ने उठा दिया है कि मैंने अमेरिका ने $21 मिलियन नरेंद्र मोदी को दिया था वोटिंग पैटर्न को बढ़ाने के लिए। वो किस लिए दिया था, किस काम आया, वो अभी जांच के दायरे का विषय है। और इस तरह के न जाने कितने आरोप हैं। जितने आरोप अडानी के ऊपर है वो आरोप प्रकारांतर से नरेंद्र मोदी के ऊपर भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपने इतने सारे आरोपों से घिरे हुए नरेंद्र मोदी आसानी से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सुरक्षा कवच के रूप में उनको मिली हुई है। इसलिए ये बात कहना बेमायने है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। और ये उससे भी ज्यादा बेमायने है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश ही नहीं चला पा रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाने का मतलब समझ लिया है किसी भी मजलूम के घर पर बुलडोजर चला दो, उसके परिवार को बेघर कर दो। इस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय के जज ने आदेश, एक सवाल उठाया है कि ठीक है, किसी घर में कोई क्रिमिनल रहता है, वो अपराधी है, लेकिन उसके घर में उसके माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटी, बच्चे, वो भी रहते हैं, वो घर उनका भी है। ऐसे कैसे आप तोड़ सकते हैं किसी के घर को? ये सवाल उठाया। तो सिर्फ घरों को तोड़ देना, बुलडोजर चला देना, घुटने पे गोली मारना और एक धर्म विशेष के आदमियों को देख करके उनको गोली मारना, सिर्फ यही काम अभी तक पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ का कोई विजन किसी चीज के बारे में ऐसा देखने को नहीं मिला कि उत्तर प्रदेश, जो 120 देशों से बड़ा देश है एक प्रदेश के रूप में, उस प्रदेश में कोई बहुत तेजी से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ हो, कृषि के लिए परिवर्तन हुआ हो,
कोई नई नहरों की खुदाई हुई हो, सिंचाई के लिए काम हुआ हो, बिजली के क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ हो, किसी तरह का कोई औद्योगिकरण बड़ा हुआ हो। इन्होंने इतने दिनों में कई सारे इन्वेस्टर्स मीट किए और उसमें तमाम पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया, हर बार बड़े बड़े वादे किए। अभी आपने देखा कि संभवतः 16,000 करोड़ रुपए वाला एक जो इन्वेस्टर था वो भाग गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर था वो। कहीं पर भी जमीन पर कोई कारखाना, कोई चीज लगती हुई देखने को नहीं मिली। पिछली सरकारों में फिर भी कुछ चीजें लगी जिनसे साइन हुआ था, उसमें कुछ चीजें दिखाई पड़ी, वो उसमें भी सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन चंद चीजें दिखी। पर इस सरकार में तो अभी तक कम से कम मुझे तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कोने में इन्वेस्टर मीट में जिन लोगों ने साइन किया था, MOU साइन किए थे, उनका कहीं कुछ लगता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो पूरी तरह से फेल सरकार है उत्तर प्रदेश की, पूरी तरह से नकारा सरकार है, अयोग्य सरकार है, अक्षम सरकार है। और उस सरकार को चलाने वाले योगी आदित्यनाथ पहली बार तो मुख्यमंत्री के योग्य ही नहीं है। उनको प्रधानमंत्री की बात करना भारत देश का मजाक उड़ाना होगा। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि योगी आदित्यनाथ को कोई प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। जी विनीता। बड़ा सवाल सर ये भी है कि जो यहाँ पर अमित शाह की लॉबी है, क्या इतना आसान होगा चीजें? बड़ी सवाल ये हो रहा है कि संघ और ये अमित शाह की लॉबी आपस में जो टकरा रहे हैं अंदर ही अंदर चीजों में, जिसमें कई लोग संघ से जुड़े हुए हैं पहले से, तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या इसका गणित बैठने वाला है? मैं आपके डिबेट में कई बार कह चुका हूं कि संघ और बीजेपी में कोई झगड़ा हो रहा है, विवाद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कोई झगड़ा हो रहा है मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। संघ की एक शाखा है बीजेपी इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। बड़बोलापन था JP नड्डा का जब उन्होंने कह दिया था कि मुझको संघ की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर संघ कल तय कर ले कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, एक इशारा करना है, जो संघ से जुड़े हुए सांसद हैं उतने सांसदों को इशारा कर देना है कि वो सांसद अलग एक मीटिंग कर लें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दें। या अगर योगी को हटाना है तो उनके खिलाफ विधायक एक अलग मीटिंग करके प्रस्ताव पास कर दें कि इनके अंदर हमारा विश्वास नहीं है। उसी क्षण उनकी कुर्सी समाप्त हो जाएगी। उसके लिए सितंबर का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संघ ने खूब मजे लिए इस सरकार के, भरपूर सुरक्षा व्यवस्था से लेके 5 स्टार होटल में रुकने से लेके, और जो भी कोई बदनाम से बदनाम नेता जो कुछ करता रहा है, संघ के प्रोमिनेंट और ताकतवर लोग वो सारी चीजें करते रहे हैं जिन चीजों को हम लोग बदनामी का सबब मानते हैं। तो वो जब उसका सारा फायदा उठा रहे, सुख उठा रहे, सत्ता के पूरे सुख से ओत है, और अपने संघियों को टीचर से लेकर वाइस चांसलर तक और तमाम बड़े बड़े पदों पर वो रलवा दे रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट ये सर, अमित शाह की लॉबी से कितना टकरा के टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आर पार की लड़ाई होगी ना सर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई दो अलग अलग लोग नहीं है विनीता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक है, चेहरे दो अलग अलग है लेकिन दोनों एक है। टकराव अगर होगा अमित शाह से तो नरेंद्र मोदी से भी होगा। ये क्या है कि किस्से और कहानियां मेरी निगाह में कोई टकराव इस तरह का नहीं है। बाकी दाव पेच तो राजनीति में लोग चलते ही रहते हैं। जो लोग भी राजनीति में होते हैं वो अगला पद लेने के लिए, बड़ा पद लेने के लिए, अपनी संभावनाओं तलाश करने के लिए दाव पेच चलते रहते हैं, और वो स्वाभाविक भी है, उसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों एक हैं, उनसे टकराने की हैसियत किसी की भी नहीं है, न तो RSS की है और न योगी आदित्यनाथ की है। जी विनीता। जी सर एक यहाँ पर, क्योंकि 30 तारीख की मुलाकात का जिक्र मैंने किया है, दोनों की मुलाकात होगी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की। दोनों एक दूसरे पर सीधे नहीं बट इनडायरेक्ट कटाक्ष तो कर ही चुके हैं, और ये लड़ाई भी अब किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एक बात इस सबके बीच में रही है कि संघ मोदी को चाहता है लेकिन अमित शाह से दूरी बनाना चाहता है। तो यहाँ पर ये अहम क्या फैसला ले पाएंगे, क्योंकि कुछ तो बड़ा यहाँ पर निकल के आएगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, पिछले कई चुनाव निकल गए राज्यों के और ये पोजीशन क्लियर नहीं हुई है। अब फाइनली इस पोजीशन को क्लियर करना होगा इन्हें। जो भी नाम निकल के सामने आएगा उस पर भी एक बड़ा द्वंद है। सवाल ये कि अमित शाह को भी प्रधानमंत्री कौन बना रहा है? अमित शाह भी प्रधानमंत्री का मटेरियल कहाँ है? अमित शाह का जो इतिहास है वो तो बहुत ही खराब इतिहास है। उनका इतिहास तो इस लायक नहीं है कि वो भारत जैसे एक इतने बड़े देश, इतने जो प्रतिष्ठित देश है, 145 करोड़ लोगों का देश, प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे लगता है कि न तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और न अमित शाह बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी चेहरा कोई और होगा, जो कम से कम अब शायद थोड़ा समझदार निकल जाए। कोई न कोई चेहरा और होना चाहिए जो थोड़ा इन लोगों के मुकाबले के शायद थोड़ा बेहतर सोचने समझने वाला हो। और देश की बर्बादी सबको दिख रही है। RSS मजे जरूर ले रहा है सरकार के, लेकिन पता तो उसको भी है कि देश बर्बाद है, लोग परेशान है, लोग गालियां दे रहे हैं, RSS को भी पता है।
वो भी हमेशा गाली नहीं सुनना चाहेगा। वो भी चाहेगा कि अगर उसको प्रधानमंत्री बनाए रखने का उसके पास कोई अधिकार है तो प्रधानमंत्री कोई ऐसा बने जो चीजों को संभाले, जो चीजों को लगातार बिगाड़े नहीं। अभी तक चीजें लगातार बिगड़ती जा रही हैं और बीच बीच में आरएसएस दुनिया की निगाह में अपने को साफ सुथरा रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि नहीं वो इन गलत चीजों के साथ नहीं है, एक अलग बयान दे देता है। उसके पीछे उसकी केवल पेशबंदी होती है, उसके पीछे केवल उसका इतना इरादा होता है कि दुनिया की निगाह में उसकी जो बदनामी है, जो दुनिया में उसके बारे में चर्चा हो रही है एक आतंकवादी संगठन के रूप में, उससे बरी होना चाहता है। इसलिए उस तरह के बयान बीच बीच में वो दाखिल करता रहता है। जी विनीता। सर मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर 30 तारीख की मुलाकात क्या रिजल्ट देगी, क्योंकि 30 तारीख की मुलाकात एक बहुत ही अलग तरह की इनकी मीटिंग होने जा रही है और बहुत लंबे वक्त के बाद में ऐसी कोई मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत लंबे अरसे से कभी अमित शाह का और ये कहते हैं नरेंद्र मोदी का और मोहन भागवत की मुलाकात प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं पड़ी। ये लोग मिल लिए हो दिल्ली में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सारी मुलाकातें ओपन में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ घोषित रूप से मुलाकात 30 तारीख की बहुत दिन बाद हो रही है और वो भी ऐसे हालात में जब चर्चा ये है कि अध्यक्ष पद का चयन होना है जो हो नहीं पा रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है, राजनीतिक शाखा है और बीजेपी को चलाने के लिए तमाम महासचिव प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस देता है और वही लोग संगठन को चलाते हैं। वो लोग संगठन महासचिव ही कहलाते हैं और अलग अलग जगहों पर अन्य पदों से जाने जाते हैं। प्रदेश और देश में संगठन महासचिव कहलाते हैं। वो निचले स्तर पर उनके पदों के अलग नाम होते हैं। तो आरएसएस इनडायरेक्टली पूरे बीजेपी के संगठन को कंट्रोल करता है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष भी वो ये जरूर चाहेगा कि उसकी मनमर्जी का हो और जेपी नड्डा जैसा न हो जो इस तरह का बयान दे दे कि आरएसएस की हमको कोई जरूरत नहीं है, और उससे शायद प्रभावित है आरएसएस उस बयान से। इसीलिए इस बार ये चाह रहा है कि इनकी मनमर्जी का कोई ऐसा अध्यक्ष न आने पाए जो आरएसएस को दुत्कार दे, उसको धत्ता बता दे, बल्कि कोई ऐसा आदमी हो जो दोनों की सहमति का हो। और वो सहमति बनाने के लिए शायद नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी 30 तारीख को मिलने वाले हैं। मैंने आपकी चर्चा में एक दिन ये बात और कही थी कि जो भी फैसला होगा, न तुम जीते न मैं हारा टाइप का फैसला होगा। दोनों में से कोई न जीता हो दिखलाई पड़ेगा, न हारा हो दिखलाई पड़ेगा। जो भी फैसला होगा वो दोनों की सहमति से होगा। जी विनीता जी। जी सर, ये बात आपने कही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों का फैसला होगा, ऐसे में फैसला होने के बाद भी द्वंद्व होगा, क्योंकि सत्ता का कंट्रोल बीजेपी और संघ दोनों में जो मठाधीश हैं वो अपने हाथ में चाहते हैं और दोनों एक नहीं है सर। विनीता, पार्टियों का अब स्वरूप वो नहीं रह गया है जिसमें पार्टियों का जो अध्यक्ष होता था वो मालिक होता था और मुख्यमंत्री इत्यादि उसके अंडर में आते थे। अब पार्टियों का स्वरूप ये हो गया कि जब पार्टी कोई सरकार में आ जाती है, जो मुख्यमंत्री होता है वही पार्टी का मालिक भी बन जाता है। वही जो प्रधानमंत्री होता है वही इनडायरेक्टली पार्टी का मालिक भी बन जाता है, क्योंकि सत्ता की चाशनी, सत्ता की मलाई सभी को चाहिए होती है और उसके ऊपर सभी लोग आश्रित हो जाते हैं। तो अब कोई भी अध्यक्ष बन जाए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उससे प्रधानमंत्री के पद में कोई दखल दे दे, सरकार में कोई दखल दे दे। ऐसी स्थिति की मैं कल्पना नहीं करता हूँ। मैंने आपसे एक बात और कही थी आज, अभी शायद 1-2 दिन 4 दिन पहले कही थी मैंने आपसे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी हटेंगे, मेरी बात को आप याद रखिएगा, उस दिन बीजेपी में टूट फूट का दिन होगा। उस दिन बीजेपी में विघटन का दिन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर, खासकर नरेंद्र मोदी दोनों एक है, इन लोगों ने एक और एक के बाद कोई नहीं, 100 नंबर तक कोई नहीं, फिर 100 नंबर के बाद लोग हैं। कोई दूसरी तीसरी लाइन इन्होंने छोड़ी नहीं है, दूसरी तीसरी लाइन में कोई नेता बचाया नहीं है। जब कोई नेतृत्व अचानक हटता है, दूसरी लाइन पे घोषित लोग होते हैं, तीसरी लाइन पे घोषित लोग होते हैं, तो वो आराम से उस चीज को संभाल लेते हैं और स्वाभाविक तौर पर लगता है कि इनको तो इसीलिए दूसरे नंबर पर रखा गया था कि ये संभाल लेंगे, या तीसरे नंबर पर रखा गया था। अभी सरकार में दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह है। क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो संभाल लेंगे? क्या उनको बनने दिया जाएगा? तो अभी क्या है कि अभी सिर्फ एक नंबर पर नरेंद्र मोदी है और उनके सहायक के रूप में अमित शाह है, और फिर 100-150 नंबर के बाद बाकी लोगों का नंबर है। इसलिए एक ऐसे हालात पैदा होंगे अचानक कि बीजेपी में टूट फूट दिखलाई पड़ेगी, विघटन दिखलाई पड़ेगा, झगड़े दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि निचले स्तर पर एक बराबर के बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के बराबर ही या थोड़े बहुत ऊंचे नीचे, एक दूसरे से थोड़े बहुत छोटे बड़े सीनियर जूनियर हैं। उन लोगों की, सारी लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत तेज उछलेगी और उस उछाल का परिणाम ये होगा कि बीजेपी के अंदर एक विघटन दिखलाई पड़ेगा। ये मैंने आपकी डिबेट में ये घोषणा की थी, मैंने ये घोषणा मैं आज दोबारा कर दे रहा हूँ।
जी विनीता। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के 30 तारीख की मुलाकात के बाद बीजेपी टूट जाएगी, ऐसी बात आप कह रहे हैं। ये अभी नहीं कुल मिला टूटेगी, अभी नहीं टूटेगी। नरेंद्र मोदी जिस दिन हटेंगे पद से, उस दिन बीजेपी में विघटन दिखलाई पड़ेगा, ये कह रहा अगर हूं मैं। 30 तारीख को ये फैसला हो गया सर, 6 महीने बाद 17 तारीख की 75 के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, जैसे वो उस पोस्ट को छोड़ेंगे, पीएम की पोस्ट को, तो आप वही बात कह रहे हैं ना, जैसे ये होगा वो वैसे छोड़ेंगे तब ना, तस्वीर वो सामने आ छोड़ेंगे तब ना। उनके छोड़ने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं। उनका जो मालिक है, ठीक है, अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो उल्टा पार्टी के अंदर एक मैसेज जाएगा जो आप कह रहे हैं, मैसेज और कुछ भी एक जाता वक्त में रहे, अब कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा इसके बाद, तो ये मैसेज कुछ विघटन। भी जाता रहे। रूल तो दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए नहीं बनाए जाते। रूल तो अपने लिए तोड़े हाँ, जाते ये हैं, उमा दूसरों के लिए भारती ने बनाए भी जाते कहा हैं। था कि नरेंद्र मोदी जो है वो अलग कैटेगरी के हैं, तो देखो अभी रीता जी, अभी अभी अडानी भी संकट में है, नरेंद्र मोदी भी संकट में है, अमित शाह भी संकट में है, और बहुत तरह के संकटों में ये घिरे हुए हैं। ये लोग जिस दिन पद से हटेंगे, वो सारे संकट, सारे आरोप इस तरह से निकल करके आएंगे जैसे बवंडर आ जाता है, और वो तमाम लोग जिनके अंधभक्त बने हुए हैं, वो सारे लोग इनको गालियां दे रहे होंगे। वो सारे लोग कहेंगे कि हमसे तो बड़ी गलती हो गई। ऐसे हालात देखने को मिलेंगे। मेरी ऐसी बातें आमतौर पर सही साबित होती हैं, और मैं कई बार सोचता हूं कि क्यों सही साबित हुई, नहीं होती तो अच्छा होता। लेकिन इस मामले में खैर मैं चाहूंगा कि मेरी बात सही साबित हो, और आने वाले समय में मैं कुछ ऐसी ही तस्वीर राजनीति की देख रहा हूँ। जी सर, ये राजनीतिक भविष्यवाणी अपने अनुभव के आधार पे आपने की है, एक लंबा अनुभव आपका है, देखना यही होगा, ज्यादा दिन तो दूर है नहीं, तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।